शांत एकदम, आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्लास 9 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में 10th और 11th में तो मतलब बिना एटॉमिक मास के बात ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो और एटॉमिक मास के ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस भी करने होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ज़रा देखिए एटॉमिक मास बेटा क्या होता है, पहले आप ये समझिएगा। किसी भी एटम के अंदर कितना मास है वही क्या होता है उसका एटॉमिक मास। बेटा मैं आपको ये बता दूं कि भाई किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें किसी ना किसी कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि भाई एक बात बताओ, 1 किलोमीटर 1000 मीटर ही क्यों होता है? तो 1 मीटर की पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, 1 मीटर कितना होता है। तो हुआ क्या, जब हमें डिस्टेंस मेजर करना था तो भाई कंफ्यूजन हो रही थी, 1 मीटर कितना रखें, 1 किलोमीटर कितना रखें। तो क्या किया गया, एक रॉड ली गई और उसको बोल दिया गया आज से इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। किसी भी रैंडमली किसी भी एक रॉड को लिया गया और उसको बोल दिया गया ये कितना होगा, 1 मीटर होगा। और ऐसी रॉड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते करते जब आप इसको 1000 ऐसी रॉड्स लगा दोगे फिर जो लेंथ बनेगी उसको बोला गया 1 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? यानी वो कह रहे थे अगर आप इसको 100 छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो तो ये जो एक पीस की लेंथ है यहां से यहां तक, इसको बोला जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? फिर इस 1 सेंटीमीटर को अगर आप 10 छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दोगे फिर जो लेंथ मिलेगी इस लेंथ को बोला जाएगा 1 मिलीमीटर। क्या बोला जाएगा? 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत थी जिससे हम कंपेयर कर पाए। अब यहां पर जो हमारा एटॉमिक मास है वो बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब मेरे यहां पर हेयर हैं, ये सारे के सारे बने हुए हैं किससे? एटम से। और मिलियंस ट्रिलियंस मेरे पास यहां पर एटम्स हैं, मुझे फील भी नहीं हो रहा। तो अब आप ये सोचो कि जब मिलियन ट्रिलियंस का आपको वेट फील ही नहीं हो रहा है तो फिर एक सिंगल एटम का वेट कितना होगा, मतलब बिल्कुल ही इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, है ना। तो नेग्लिजिबल है ये बिल्कुल। इसका मतलब ये है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, पहली चीज। दूसरी चीज एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझिएगा, सबसे छोटा जो एटम है जो अर्थ पे अभी एग्जिस्ट करता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से छोटा कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है? 1.0673 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। अभी आपको लग रहा सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। देखो इधर जरा, इस पावर को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ, क्योंकि पावर अभी किस में है? नेगेटिव में। जब आप नीचे लेकर जाओगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव में। अब बेटे 24 का मतलब है ये है कि अब आप नीचे कितने जीरोस लगा दो? 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा 0.167 सॉरी 1. फिर 0 0 0 0 0 0 लगाते रहो 24 टाइम्स और उसके बाद जाकर 673 आएगा। इतना ग्राम, इतना ज्यादा छोटा है। 1 ग्राम को मतलब समझते हो? अगर 1 ग्राम आपके बॉडी पे रख दिया जाए तो आप फील भी नहीं कर पाओगे, इतना कम होता है। और ये कितना है? 0.00000000673 ग्राम। क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना ज्यादा कम है? समझ रहे हो ना? अब जरा देखिए, अब जरा देखिएगा वो आपसे क्या कह रहे हैं? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एलिमेंट एटम होगा एक्चुअली, एटम इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज इन कैलकुलेशन। भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ये अगर आप कैलकुलेशन में यूज करने बैठ गए तो ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट का मतलब इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ करना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा
कि हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसी एक एटम के मास से। और वो एटम कौन सा लिया गया, कार्बन का एक एटम, और कार्बन का वो एटम जिसका एटॉमिक मास कितना हो, 12U। U का मतलब क्या होता है, यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे कार्बन 12 का मतलब यह है कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो जरा देखिएगा कंपैरिजन कैसे किया जाएगा उसके बारे में जरा सोचिए समझिए। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स in its nucleus so that its mass is 12। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके फटाफट समझा देता हूं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ा है। बेटा बीच में होती है एक न्यूक्लियस। क्या होती है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये एक्चुअली किससे मिलकर बनती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे देखो 6 ज्यादा कर दिया क्या मैंने, अगर आप यहां पे ध्यान दें तो यहां पर 6 क्या हैं आपके, प्रोटॉन्स। ये जो मैंने पर्पल कलर से लिखे हैं ये क्या हैं आपके, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। और 6 ही होते हैं इसके पास क्या, न्यूट्रॉन्स। तो ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं एक्चुअली ये थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये जो रेड कलर की मैंने बाउंड्री बनाई है ये एक्चुअल में बाउंड्री होती ही नहीं है, बस आपस में ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके चारों तरफ बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये हो गया हमारा सन और इसके चारों तरफ बेटा क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना। ऐसे ही जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मास ना के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप कभी पोटैटो खरीदने गए, आलू खरीदने गए दुकान पे और एग्जैक्टली उसका मास आया 1000 ग्राम या फिर 1 kg, तो क्या कभी आपने उस शॉपकीपर से लड़ाई की कि भाई पॉलिथीन का तो वजन आपने लगाया ही नहीं, ऐसा कभी बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि पॉलिथीन का जो मास है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। इनके होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं ये इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे रहा हूं। पूरा का पूरा जो मास होता है किसी भी एक एटम में वो कहां पर होता है लोकेटेड, उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स जो कि आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं और न्यूट्रॉन्स जो आपको येलो कलर से नजर आ रहे हैं। तो कार्बन के अंदर 6 होते हैं प्रोटॉन्स और 6 होते हैं न्यूट्रॉन्स। इनको ऐड कर लीजिए, आंसर कितना आ रहा है, 12। इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना बोला गया, 12। अच्छा, ये जो मास है बेटा वो ग्राम में नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राम में निकालोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आएंगे जिसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि सिंपली एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। भाई जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं आप उनको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। बेटा कहाँ ध्यान है आपका, यहाँ पे नहीं है बेटा, काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ आपको। पे अटेंशन हियर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, वो आपसे ये कह रहे कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या किया गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो भी नंबर आया उसको क्या बोल दिया गया, कार्बन का एटॉमिक मास। क्या बात समझ में आ गई? ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आपको एक इजी नंबर मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया, जिसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सब कुछ क्या हो गया, इजी हो गया। अदरवाइज अगर मैंने ग्राम में निकाला तो इन सभी का मास कैसे आएगा, ऐसे आएगा, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12U, और ये U क्या है, यूनिट्स। 12 क्या है, यूनिट्स, ठीक है। U का कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसे लिखा रहता है
12 AMU, तो यह है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का क्या मतलब है? एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ यू लिखा रहे तो समझ जाइए यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 12 AMU किसके इक्वल होता है? द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? जो कार्बन 12 का एटॉमिक मास होगा, विच इज 12। तो 1 कितना होगा जरा बताओ मुझे। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी कार्बन 12 का जो मास होगा, अगर उसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 यूनिट मिल जाएगा। ऑब्वियसली कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12, और इसको 12 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? तो 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1/12 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। सर कार्बन 12 ही क्यों? अभी मैंने इससे पहले आपको रॉड वाला एग्जांपल दिया कि कंपैरिजन करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने किसका ले लिया यूज? कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है ना। कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, और कंपाउंड जो है वो कार्बन जो है वो नेचर में है, हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसमें भी कार्बन है, आप फैट्स खाते हो उसमें भी कार्बन है, आप प्रोटीन्स खाते हो उसमें भी कार्बन है। तो जो हमारी पूरी बॉडी में भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है, लकड़ी है उसमें भी कार्बन है, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सभी में कार्बन देखने को मिलता है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उसी चीज़ को उठा लिया गया। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर होता है, साइंटिस्ट को पता चला। साइंटिस्ट को ये चीज़ बेटा आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे हैं। ठीक है, हाँ पिछले चैप्टर में क्यों बताया था भाई? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है ना स्कूल में, उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नहीं पढ़ाई गई? किसकी? अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे बच्चे। ठीक, अब जरा देख लो इधर, इसका मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। क्लियर हो गई बात? ये बेटा सुनते नहीं हो आप, इसका मतलब बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो। कार्बन बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड है वो एक एलिमेंट है। नेचर में मोस्टली वो कैसे देखने को मिलता है? सॉलिड। उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको मेल्ट कर दो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली वे 1U या फिर 1 AMU किसके इक्वल है? 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। इसकी किसी की जरूरत है, फालतू की बकवास है। आपको कैसे याद रखना वो समझो जरा। ठीक है, ये बस दिया हुआ है ये, लेकिन हाँ फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए 1/12 ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आ जाओ जरा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स atom as compared with the mass of carbon 12 atoms taken as 12 units। भाई मैंने बोला था कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे हमने 1 किलोमीटर निकाला उसके लिए हमें चाहिए था मीटर, तो हमने 1000 ऐसे मीटर्स रखे तब 1 किलोमीटर बना। ऐसे ही हमें बाकी सारे एटम्स का मास निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कंपैरिजन करने के लिए हमने किसे लिया? कार्बन 12 को लिया। ठीक है, अब जरा देखो 1U किसके इक्वल होता है? 1U मैंने अभी बताया 1/12 ऑफ दी कार्बन 12 एटम। ऑब्वियसली कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12, तो 12 से 12 को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब जरा ध्यान देना, 1U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। U का बेटा क्या मतलब होगा? यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब यूनिट मास। ठीक है, यूनिट कैसे निकालते हैं? जब हम उसको डिवाइड करते हैं। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। और 1 यूनिट कैसे निकालते हैं? कार्बन 12 को 12 से डिवाइड करके। अब जरा यहां पे ध्यान देना, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर।
देखो जरा, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12। तो बेटा एटॉमिक मास आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि कार्बन 12 से कोई भी एटम कितना ज्यादा हैवी है। मतलब अगर किसी का मास, अभी एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा, रुक जाओ पहले ये क्लियर कर दूं टॉपिक। द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। टेबल जरा समझो, ये एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप इतना समझ लो। एक एग्जांपल के साथ ये वाली बात समझा दूं, फिर आते हैं डायरेक्टली टेबल पे। जरूरत पड़ने वाली हमें किसकी, टेबल की, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरा देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24U। एक बात बताओ, यहां पर क्या है, 1 है। अगर मैं बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 24 से, तभी तो यहां पर 24 आएगा। इसका मतलब यह है कि 24 यूनिट का क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जो मैग्नीशियम का मास है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितना ज्यादा है, 24 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर इसका मास है 1 kg तो इसका मास कितना होगा, 24 kg, 24 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आपके सामने है ये टेबल, आपको ये टेबल याद करनी है। ठीक है, वैसे आप फर्स्ट 25 एटम्स का एटॉमिक मास याद करेंगे। आपके एनसीईआरटी में कुछ गिने चुने के अभी दिए हुए हैं, बस वही बता रहा हूं। बट आपको अपने एग्जाम के लिए कितने चाहिए, मिनिमम 25। और जो मैंने ऑर्डर में आपको याद करवाए हैं एटॉमिक सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट, उससे आपको एक तो एटॉमिक नंबर याद हो गया कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, हीलियम का कितना हो गया, 2, लिथियम का कितना हो गया, 3 एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर तो आपको याद हो गया, एटॉमिक मास आपको और याद करना है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का। तो बस आपको ये टेबल याद करनी है। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि जरूरत हमें अल्टीमेटली किसकी पड़ने वाली है, टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए। जो पीछे की बात है समझाने वाली बस बात है कि वो लिया कैसे जाएगा। जो आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या है, ये क्लियर हो गया? किसमें क्या कंफ्यूजन होगा? ज्यादा हो गया मतलब गलत में, जब गलत याद करो तो गलत ही याद होगा भाई, प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे ना बार बार याद हो जाएगा। देखो ज्यादातर जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डबल होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आपको याद होगा 6 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। नाइट्रोजन का अगर आपने याद किया होगा तो एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का होता है 8। कुछ ऐसे होंगे जिनका चेंज होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका चेंज होगा, अदरवाइज मोस्टली का क्या रहता है, डबल हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो अलग से हैं थोड़े से बस उनका याद कर लो, बाकी सबका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये हो गई भाई आपकी टेबल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात जरा समझिएगा, द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई शुरू में मिला, साइंटिस्ट खुश हो गए, उन्होंने उस एक एटम का नाम रख दिया क्या, हाइड्रोजन, एक एलिमेंट का। दूसरा मिला और खुश हो गए, उसका नाम रख दिया हीलियम। फिर मिला लिथियम। ऐसे करते गए, नामकरण करते गए करते गए करते गए। लेकिन बेटा जब नाम बढ़ते चले गए तो साइंटिस्टों के पास भी नाम कम पड़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया है जो आपको 11th क्लास में सिखाया जाएगा, अभी नहीं सिखाया जाएगा, कि कैसे एटम का नाम रखा जाता है, एलिमेंट का। जिसका एटॉमिक नंबर 126 होगा उसका नाम हमें पहले से ही पता है, जबकि अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक रूल बना दिया है कि इन फ्यूचर जितने भी एलिमेंट्स अब डिस्कवर होंगे उसका नाम IUPAC सिलेक्ट करेगा। IUPAC क्या है,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने रूल बना दिया, अब उसके हिसाब से अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह नहीं रखा जाएगा, अब इसके हिसाब से रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी वो कैसे रखा जाएगा वो आपको समझाया जाएगा 11th क्लास में, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। हाँ जी, अब जरा देखिए, सबसे पहली बात, सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में कई बार ये चीज बता दी है। तो सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन जो है, H जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन एलिमेंट को। तो हाइड्रोजन ना लिखकर आप क्या लिख दीजिए? सिर्फ H लिख दीजिए। सो इट मींस सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। दूसरी चीज, सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि वन हाइड्रोजन का एटम लिखो तो कैसे लिखोगे? बस H लिख दो, ये बताता है वन हाइड्रोजन ऑफ एटम, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो H जो है वो इसके नाम को भी रिप्रेजेंट करता है और वन एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? यानी इसके बाद मोल क्या होता है जरा समझिए। मोल, गोल मोल। अगर मैं आपसे कहूं बेटा वन पेयर बताओ, पेयर का मतलब क्या होता है? 2। भाई शूज पेयर में लेकर आते हो ना, स्लीपर किस में लेकर आते हो? पेयर में। ऐसा तो नहीं एक लिया और एक पे ऐसे लगनाते ऐसे आ रहे हो ऊपर नीचे पैर करके। तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2। अगर मम्मी ने बोला कि भाई 1 दर्जन केले लेकर आ, तो कितने लेकर आओगे? 1 लेकर आओगे? 12 साल हमें पता है 12। तो इसका मतलब ये है कि अब कितने लेकर आओगे? 6 पेयर। हाँ जी, ये कह सकते हो आप। तो कुछ नाम रख दिए गए, जैसे कि 1 पेयर का मतलब होता है 2, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। इसी तरीके से आज से याद रखोगे 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6 × 6.7 × 10⁻22। ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए बच्चे डर जाते हैं। ये क्या है? अरे भाई ये छोटे छोटे हैं तो याद है, ये एक बड़ा नंबर है। हाँ जी पूछो। 11 होता है। तो 6.67 × 10⁻6.2, अरे गलत लिख दिया भाई, सही बोल रही, आधा आधा करके लिख दिया। 6.22 × 10⁻22। हाँ हाँ हाँ, तो 6.22 × 10⁻22 ये एक बड़ा नंबर है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज से मैं अगर आपसे बोलूंगा 1 पेयर का मतलब आप बोलोगे 2। अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 डजन तो आप क्या बोलोगे? 12। और अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 मोल तो इसका मतलब क्या है? 6.22 × 10⁻22 एक नंबर है। एक मिनट, किसी के पास फोन है? जरा 1 मोल सर्च करना यार, गलत तो नहीं कर रहा था। 23 है, 22 है। 1 मोल पानी, बेटा पीछे से पानी दे, टच नहीं करना। 6.0, 23 है ना? मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। देखना 23 है पावर, 22 है। वन मोल। मैम, नेहा मैम, एक सेकंड जरा, आपका फोन चाहिए। कितना है? 23 है ना? रुक जाओ। बस शांत रहना। 6.022 × 10⁻23। तो आज से अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 पेयर तो इसका क्या मतलब है? 2। अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 डजन, इसका क्या मतलब है? 12। 1 मोल का क्या मतलब है? 6.022 × 10⁻23। अभी आपको याद करने की जरूरत है, मोल कॉन्सेप्ट जब आएगा तब आप समझोगे। अब बात आती है सर इतने बड़े नंबर की क्या जरूरत पड़ी, ये सही तो था 2 और 12। देखो मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का मास बताया, वो कितना था? बिल्कुल ना के बराबर। तो अगर आपने 2 या 12 या 1000 या 10,000 ले लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन का आपने इतने एटम्स ले लिए तो आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना बताया था? 1U। इधर सुन लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उधर उधर
अगर आपने हाइड्रोजन के इतने एटम्स ले लिए तो इसका मास एग्जैक्टली कितना होगा पता है आपको? 1 ग्राम के इक्वल होगा। 1 यूनिट से किस में चेंज हो जाता है? ग्राम में चेंज हो जाता है। ये मैजिकल नंबर है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट। 12 यूनिट बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है, लेकिन अगर आपने कार्बन के इतने एटम्स ले लिए तो इसका मास पता कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 12 ग्राम। और 12 ग्राम बेटा आप हाथ में रखोगे थोड़ा सा फील होगा, हाँ भाई ये 12 ग्राम है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 यू। याद है नहीं? ये कौन पूछ रहा था? तो इसका मतलब ये है, अगर आपने क्लोरीन के इतने एटम्स ले लिए तो इसका मास एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम। तो ये यू से किस में चेंज हो जाता है? ग्राम में चेंज हो जाता है। तो अगर आपको एटॉमिक मास यू में चाहिए तब भी आप हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन लिखोगे ना, तो हाइड्रोजन किसको डिनोट कर रहा है? एक तो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, 1 एटम को भी डिनोट कर रहा है, और इसके मास और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी डिनोट कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लाइट भी चली जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई लाइट चली गई थी और हम लोग थे सिंबल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। वेयर इज रिमोट? नेक्स्ट हमारा क्या है? 1 मोल का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था। 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे 1 पेयर का मतलब 2 होता है, 1 डजन का मतलब 12 होता है, इसी तरीके से 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, टच नहीं करना बेटा, इधर ध्यान दो। इसके बाद सिंबल रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बताता है? 1 एटम को, और अगर 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है तो 1 एटम का मास कितना होता है? 1 यू। कार्बन सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 एटम ऑफ कार्बन। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। जब एक ही कार्बन और एक कार्बन का मास 12 होता है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंबल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? डेफिनेट मास को, फिक्स्ड मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये है आपके सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल जरा समझिए। एग्जाम्पल देते हैं बेटा कार्बन का। अगर मैंने सी लिखा है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये जो कार्बन है वो क्या करता है? कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एनी प्रॉब्लम? सिंबल जो है कार्बन का वो क्या करता है? कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम ये कह दें कि कार्बन नाम को रिप्रेजेंट करता है। सी का मतलब क्या हो गया? कार्बन। ठीक है, इसके बाद सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बाद का सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? साथ के साथ 1 मोल को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सी का मतलब कार्बन एलिमेंट, सी का मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन, और सी का ही मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसके बाद सी, इसका मतलब क्या है? सी जो है वो कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल का मतलब ही क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद कार्बन का जो सी सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब आप इसको 12 यू ले लो। 12 यू क्या होता है बेटा? यूनिट मास में। जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको समझाया था उसका मास कितना हो जाएगा? ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन? 1 मोल का क्या मतलब हो गया? 12 ग्राम। ठीक है, यह बात समझाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में। तो ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट किसी बच्चे को? प्लीज नोट इट डाउन।